हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम मराठा वंश के विषय में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित 2 क्लास आप पहले देख चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पेशवाओं के इतिहास के विषय में बात की थी। मराठा वंश से संबंधित ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशवाओं के समय में मराठा प्रशासन के बारे में। यानी हम ये जानेंगे कि पेशवाओं के समय में मराठा प्रशासन की स्थिति क्या थी और वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मराठा प्रशासन के विषय में बात करें तो पूरे मराठा वंश वाले चैप्टर में या पूरे मराठा संघ वाले चैप्टर में इस प्रशासन को हम 2 बार पढ़ते हैं। एक बार हम मराठा प्रशासन को पढ़ते हैं शिवाजी के परिप्रेक्ष्य में और दूसरे पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं पेशवाओं के परिप्रेक्ष्य में। शिवाजी का जो मराठा प्रशासन था या शिवाजी के समय में जो मराठा प्रशासन हुआ करता था उसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेशवाओं के समय में मराठा प्रशासन को जानेंगे और दोनों चीज़ों की कंपेयरिंग करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें शिवाजी के समय में मराठा प्रशासन के बारे में, तो शिवाजी के समय में जो मराठा प्रशासन था वो कहीं न कहीं अधिक सुव्यवस्थित था, अधिक केंद्रीकृत था, एक सुनियोजित मराठा प्रशासन देखने को मिलता है। लेकिन उसकी अपेक्षा जब हम बात करते हैं पेशवाओं के समय की, तो पेशवाओं के समय में एक केंद्रीकृत मराठा प्रशासन देखने को नहीं मिलता है। जैसे इसकी कुछ शब्दावली है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो पहले ही पद को आप देखेंगे यहाँ पे जो छत्रपति लिखा हुआ है। शिवाजी के समय में छत्रपति की स्थिति कुछ और थी और पेशवाओं का जब शासन प्रारंभ हो जाता है तो छत्रपति की स्थिति कुछ और हो जाती है। जैसे शिवाजी खुद छत्रपति थे और उनके समय में शासन का सर्व प्रमुख नेता जो होता था वो छत्रपति ही होता था। ठीक है, पेशवा का स्थान छत्रपति के बाद आता था। तो पेशवा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था वो छत्रपति की अनुमति से करता था। यहाँ हम कह सकते हैं कि छत्रपति सर्व प्रमुख टर्म है पूरे मराठा प्रशासन में। अगर शिवाजी के समय में बात करें तो छत्रपति प्रमुख टर्म है, सबसे प्रमुख टर्म है छत्रपति। लेकिन जैसे ही पेशवाओं का शासन प्रारंभ होता है तो छत्रपति नाम मात्र का प्रमुख रह जाता है। तो छत्रपति के बारे में हम कह सकते हैं कि जो छत्रपति होता था वो सैद्धांतिक रूप से सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता था, लेकिन इनकी जो पावर्स होती थी, ठीक है, छत्रपति की जो पावर होती थी, शक्तियाँ होती थी, उनका व्यवहारिक रूप में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? पेशवा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यानी छत्रपति नाम मात्र का प्रमुख बनकर के रह जाता है। जैसी स्थिति आज के समय में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है। आप जानते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख माना जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो पावर नहीं दी गई है जो प्रधानमंत्री को दी गई हैं। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के थ्रू किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वैसी ही स्थिति पेशवाओं के समय में छत्रपति की हो गई थी। ठीक है, तो छत्रपति जो था वो नाम मात्र का प्रमुख बन के रह गया था और इसकी शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? पेशवा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया छत्रपति के विषय में। अब बात करते हैं पेशवा। पेशवा क्या होता था? शिवाजी के समय में आपने सुना होगा अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी जिसमें 8 प्रमुख मंत्री रहते थे। तो इन सभी 8 प्रमुख मंत्रियों में सबसे प्रमुख स्थान पेशवा का होता था। या हम कह सकते हैं कि इन 8 प्रमुख मंत्रियों में से जो प्रधानमंत्री होता था यानी सबसे मुख्य मंत्री होता था उसे हम कहते थे पेशवा। ठीक है, तो जो पेशवा होता था वो अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख मंत्री होता था। और शाहू के शासनकाल में जो पेशवा का पद था ये कैसा हो गया? अनुवंशिक हो गया। यानी जो पेशवा बना उसके बाद में उसके जो भी पुत्र होते थे, उसकी जो भी जनरेशन आती थी, उसके बाद में लगातार वही पेशवा बनते चले जाते थे। तो ये भी एक प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि किस के समय में पेशवा का पद जो था वो कैसा हो गया था? आनुवंशिक हो गया था। तो शाहू के समय में पेशवा का पद कैसा हो जाता है? आनुवंशिक हो जाता है। और उसके बाद में एक संगोला संधि जो कि 1750 में हुई थी, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो संगोला की संधि जो कि 1750 में हुई थी, वहाँ से छत्रपति द्वारा, ठीक है, जो कि छत्रपति उस समय पर शासन का सर्व प्रमुख नेता माना जाता था। तो इस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? संगोला की संधि के द्वारा जो कि 1750 में हुई थी, छत्रपति ने अपनी जो सत्ता थी या अपनी जो शक्तियां थी उनका हस्तांतरण सीधे रूप में किसको कर दिया? पेशवा को कर दिया। ठीक है, संगोला की संधि के द्वारा छत्रपति के द्वारा पेशवा को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों चीजें आप समझ चुके होंगे यहाँ से, छत्रपति
और पेशवा। यानी शिवाजी के समय में जब अष्टप्रधान हुआ करती थी उस टाइम पे पेशवा का पद छत्रपति के बाद आता था। छत्रपति शासन का सबसे प्रमुख नेता माना जाता था, ठीक है, और उनकी अनुमति से ही सारे कार्य किए जाते थे। या हम कह सकते हैं कि पेशवा भी छत्रपति की अनुमति से ही सारे कार्यों को संपादित करता था। पेशवाओं के समय में ये बिल्कुल उलट हो गया, ठीक है। अब क्या था कि जो छत्रपति होता था वो नाम मात्र का प्रमुख रह गया और छत्रपति की शक्तियों का प्रयोग व्यवहारिक रूप में पेशवा के द्वारा किया जाने लगा, ठीक है। पेशवा का सचिवालय, पेशवाओं के समय में इनका एक सचिवालय होता था, ठीक है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे हम हुजूर दफ्तर कह सकते हैं। कभी कभी टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, परीक्षा में पूछते हैं कि मराठाओं के समय में हुजूर दफ्तर क्या था। हुजूर दफ्तर क्या था? तो हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर पेशवाओं का क्या होता था? सचिवालय होता था, जहाँ से इनके सारे लेखा जोखा या जो भी इनके जो काम होते थे वो यहीं से संपादित किए जाते थे। जैसे अब अभी जो सरकारें होती हैं, जैसे मान लो हमारी यूपी सरकार है, वहाँ का भी एक यूपी में सचिवालय होता है। पूरे शासन व्यवस्था जो है यूपी की वो वहीं सचिवालय से बैठ करके की जाती है। तो उसी समय पेशवाओं के समय भी सचिवालय होता था। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता था, जिसे क्या कहते थे? हुजूर दफ्तर कहते थे, ठीक है। ये जो था पेशवा का सचिवालय या हुजूर दफ्तर, ये पेशवा के पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। यानी यहाँ बैठ के ही सारी योजनाएं बनाई जाती थी और यहीं से सारी योजनाएं संपादित की जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं मराठा सरदारों के विषय में। मराठा सरदार क्या होते थे? पेशवाओं के शासन काल में पेशवाओं के द्वारा कुछ लोगों को स्वतंत्र रूप से कुछ जागीरें दे दी जाती थी। स्वतंत्र रूप से वे उन पर शासन करते थे, उन जागीरों की देखभाल करते थे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? मराठा सरदार कहा जाता था। जिन्हें पेशवाओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से जागीरें दी जाती थी उन्हें हम कहते थे मराठा सरदार, ठीक है। तो पेशवाओं के काल में अपने राज्यों या जागीरों के जो स्वतंत्र शासक होते थे वो मराठा सरदार कहलाते थे। अब आता है एक पद मामलतदार या कामबिसदार, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्ड है और इसको अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। या तो मामलतदार आ सकता है या कामबिसदार आ सकता है। तो मामलतदार या कामबिसदार कौन होते थे? ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे, ठीक है। जो जिला होता था पेशवा को, उसमें ये रिप्रेजेंट करते थे। पेशवा की तरफ से ये कोई भी निर्णय लेते थे, ठीक है, या पेशवा की बातों को या पेशवा के निर्णयों को वहाँ पर लागू करवाते थे। इन्हें बोलते थे मामलतदार या कामबिसदार। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि जिले में पेशवा के कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे। देशमुख या देशपांडे, देशमुख या देशपांडे कौन होते थे? ये भी जिले के अधिकारियों में आते थे, यानी जिले के अन्य अधिकारियों की श्रेणी में आते थे। और इनका कार्य था जो मामलतदार होते थे या कामबिसदार होते थे उन पर ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। मामलतदार या कामबिसदार पर नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? देशमुख और देशपांडे के द्वारा। हवलदार, हवलदार का कार्य क्या था? ये महल का सबसे प्रमुख कार्यकर्ता माना जाता था, ठीक है। जो महल होते थे इनके, मराठाओं के समय में पेशवाओं के जो महल होते थे उनके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता को हवलदार कहा जाता था। इसका कार्य महल का जो है देख रेख करना या महल के सारे कार्यों को संपादित करना इसका काम होता था। मजूमदार एवं फडणवीस क्या होते थे? ये हवलदार के सहायक होते थे। आपने पढ़ा हवलदार का कार्य क्या था? हवलदार महल की देखरेख करता था, ठीक है, महल का मुख्य कार्यकर्ता होता था। और इस कार्य में इसकी सहायता कौन करता था? मजूमदार और फडणवीस, ठीक है। तो हवलदार हो गया महल का मुख्य कार्यकर्ता और मजूमदार और फडणवीस क्या होते थे? ये हवलदार के सहायक के रूप में कार्य करते थे। स्थानीय या ग्राम प्रशासन के विषय में अगर बात करें, स्थानीय या ग्राम प्रशासन के विषय में, तो ग्राम प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी माना जाता था पटेल, और कहीं कहीं पर इसको पाटिल भी कहा जाता है, ठीक है। ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहा जाता था। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पटेल या पाटिल जो टर्म है, पटेल या पाटिल, ये कैसा पद था? ये वंशानुगत पद था, ठीक है। यानी जो पटेल होता था आगे चलकर उसी की संतान या उसी की जो भी पुत्र हुआ करते थे वही इस पद पर आते थे। यानी पटेल या पाटिल जो पद था वो कैसा था? वंशानुगत था। इसके नीचे काम करता था कुलकर्णी, ठीक है। और कुलकर्णी का कार्य क्या था? जो गांव की सारी भूमि होती थी उसका लेखा जोखा या उसके बारे में पूरा जो है डॉक्यूमेंट वगैरह इसके जो है तैयार करना, इनको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, इसका कार्य होता था कुलकर्णी का, ठीक है। और कुलकर्णी की इस कार्य में सहायता कौन करता था? चौगुले, ठीक है।
अब एक बार फिर से इसको दोबारा देखते हैं। ग्राम प्रशासन के विषय में हम बात कर रहे हैं। ग्राम प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी पटेल या पाटिल, और पटेल या पाटिल जो था वो कैसा पद था, ये आनुवंशिक पद था। ठीक है, पटेल के नीचे काम करता था कुलकर्णी। कुलकर्णी का कार्य क्या था, गांव की सारी भूमि का लेखा जोखा रखना, और कुलकर्णी के इस कार्य में इसकी सहायता कौन करता था, चौगुले। ठीक है, कोतवाल का कार्य क्या था, कोतवाल नगर का मुख्य दंडाधिकारी होता था। ठीक है, मुख्य दंडाधिकारी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता था तो उसको जो दंड दिया जाता था वो किसके द्वारा दिया जाता था, कोतवाल के द्वारा दिया जाता था। तो पेशवाओं के अंतर्गत मराठा प्रशासन में कोतवाल की स्थिति एक दंडाधिकारी के रूप में थी। इसके बाद में भू राजस्व व्यवस्था को देख लेते हैं। भू राजस्व व्यवस्था यानी ग्रामों के जो जमीन के मालिक होते थे, भूस्वामी होते थे, उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होते थे मिरासदार, ठीक है, और दूसरे होते थे उपरिस। ग्रामों के जो भूमि मालिक होते थे, गांवों में जिनके पास भूमियां होती थी, जमीन होती थी, वो दो भागों में बांट देते थे उनको। एक तो होते थे मिरासदार और दूसरे होते थे उपरिस। मिरासदार क्या होते थे, जो अपनी भूमि के स्थायी रूप से मालिक होते थे, इन पर किसी और का नियंत्रण नहीं होता था। तो जो स्थायी मालिक थे भूमि के या जमीनों के, वो मिरासदार थे, और उपरिस क्या थे, ये बटाईदार थे। ठीक है, ये पेशवा के नियंत्रण में या पेशवा के अधिकारियों के नियंत्रण में अपनी भूमि पर खेती किया करते थे। इनको क्या कहा था, इनको उपरिस कहा जाता था। ठीक है, आय राज्य की जो थी, पेशवाओं के समय में आय को 4 भागों में बांटा जाता था। आय को 4 भागों में बांटा जाता था। इससे पहले एक थोड़ी सी पहले जैसे आपने 2 करों के विषय में सुना था, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी और चौथ, इनके बारे में मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो सरदेशमुखी था और चौथ था, ये पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी जो कर था, ये जो भी राजस्व एकत्रित होता था, पड़ोसी राज्यों का, उसका 10% लिया जाता था। वहीं चौथ के विषय में बात करें तो चौथ जो था, पूरे राजस्व का या राज्य की कुल आय का 1/4 भाग या चौथाई भाग कर के रूप में लिया जाता था, उसको चौथ कहा जाता था। क्योंकि इसका 1/4 भाग लिया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, चौथ। तो यहाँ पे जिस आय की बात हो रही है, जिस आय की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा आय को 4 भागों में बांटा जाता था, तो ये आय कौन सी आय हुआ करती थी, चौथ नामक कर से। ठीक है, चौथ नामक कर से जो आय निकल करके आती थी, यानी जो पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे मराठा, वो चौथ 4 भागों में बांटी जाती थी। वो कौन कौन से भाग थे, पहला था बबती, दूसरा था सहोत्रा, तीसरा था नाडगुंडा और चौथा था मोकास। ठीक है, ये चारों टर्म जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बबती, सहोत्रा, नाडगुंडा, मोकास, ये चारों भाग किसके होते थे, चौथ के। जो चौथ कर वसूला जाता था पड़ोसी राज्यों से, 1/4 उनकी आय का 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में जो वसूला जाता था, उस चौथ कर को 4 भागों में बांट दिया जाता था। 4 भाग जिनके नाम मैंने आपको भी बताए, बबती, सहोत्रा, नाडगुंडा, मोकास। अब इनका कैसे, किस तरीके से, कितना कितना हिस्सा कहाँ कहाँ खर्च किया जाता था, उसके बारे में देख लेते हैं। जो बबती था, इसका पहला भाग, चौथ का पहला हिस्सा बबती, ये पूरी चौथ का 25% होता था। ठीक है, 25%, चौथ का 25% हिस्सा क्या कहलाता था, बबती कहलाता था। और इसको किसके लिए सुरक्षित रखते थे, राजा के लिए। ठीक है, राजा के लिए ये जाता था, राजा इसको अपने स्तर से इसका खर्च करता था। सहोत्रा, ये कुल आय का 6% होता था। कुल आय, यहाँ पर आप समझें कि कुल आय किसके संबंध में हो रही है, कुल आय यहाँ पे हम चौथ के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथ का 6% हिस्सा ये पंत सचिव के लिए जाता था। ऐसे ही नाडगुंडा, ये चौथ का 3% हिस्सा था और ये राजा की इच्छा पर निर्भर था कि उसको कैसे खर्च करे। ठीक है, 25% तो राजा के लिए चला ही जाता था। उसके अलावा नाडगुंडा जो था वो आय का या चौथ का 3% होता था और ये भी राजा की इच्छा पर ही डिपेंड करता था। इसके बाद में आता है मोकास, ये चौथ का 66% हिस्सा था। ठीक है, मोकास जो था चौथ का 66% हिस्सा था और ये जाता था मराठा सरदारों के लिए, उनको घुड़सवार रखने के रूप में ये दिया जाता था। ठीक है, मराठा जो सरदार थे, मराठा सरदारों के बारे में अभी हमने बात करी। जैसे पेशवाओं के समय में जिन लोगों को पेशवाओं के द्वारा क्या स्वतंत्र रूप से कुछ जागीरें दे दी जाती थी, वो मराठा सरदार कहलाते थे। और मराठा सरदारों को मोकास के रूप में आय का 66%, चौथ का 66% दिया जाता था। ये किसके लिए दिया जाता था कि ये घुड़सवार रख सकें और उनकी देखरेख कर सकें।
मराठा सरदारों का काम क्या था कि जब भी कोई युद्ध की स्थिति आती थी या कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति फंस जाती थी तो ये लोग मराठा सेना के साथ में वहाँ पे जाते थे, लड़ने जाते थे। तो ये घुड़सवार जो रखते थे ये अपने आप रखते थे, ठीक है। इनको राज्य की तरफ से कोई भी घोड़े या साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। और इसका खर्चा ये कहाँ से निकालते थे, जो मोकाज के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये चौथ का 66% हिस्सा इनके लिए जाता था। और इस हिस्से का प्रयोग ये किसके लिए करते थे, अपने घोड़े खरीदने में या घुड़सवार जो भी होते थे इनके, उनको रखने में, उनकी देखरेख करने में, और उनके जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, खर्चे होते थे, उनको ये मैनेज करते थे इसी हिस्से में से, ठीक है, 66% हिस्से में से। इसके अलावा एक पाल पट्टी कर, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पाल पट्टी कर ये किसके द्वारा वसूल किया जाता था, ये लुटेरी एक प्रजाति होती थी, जाति होती थी, पिंडारी, जिनका नाम आपने सुना होगा। पाल पट्टी कर लुटेरे पिंडारियों के द्वारा वसूल किया जाता था। और ये क्यों वसूल करते थे, जिस जगह से ये पालपट्टी नामक कर को वसूल करते थे उस जगह पर ये इनका कार्य ये होता था कि जैसे इन्होंने एक जगह से पालपट्टी कर वसूला तो ये उनको वचन देते थे कि इस जगह पर वो आक्रमण नहीं करेंगे, यानी इनके आक्रमणों से उस जगह को सुरक्षा मिलेगी। इसके एवज में ये क्या करते थे, पालपट्टी नामक कर वसूल करते थे और समय पड़ने पर ये भी मराठा सेना के साथ युद्ध लड़ने जाते थे, ठीक है। तो ये हो गई पेशवाओं के समय में मराठा प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।